हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो, इस स्कूल को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। आज हम सिर्फ तीन ही ज्यूरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मॉन्टेस्क्यू, एडमंडबर्ग एंड सेविग्नी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पुक्ता एंड हेनरी मैन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, लास्ट टू क्लासेस में हमने नेचुरल लॉ थ्योरी एंड एनालिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब ये हमें पता है दैट नेचुरल लॉ थ्योरी बिलीव्स इन डिवाइन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ गॉड, एंड एनालिटिकल थ्योरी फोकसेस ऑन पॉजिटिव लॉ, जिसका मतलब हम ये समझते हैं व्हाट लॉ इज। अब नाउ आई वुड रिकमेंड कि आप पहले नेचुरल लॉ थ्योरी पढ़ो, देन एनालिटिकल थ्योरी एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस से चले आ रहे हैं। ठीक है, अब सामन बोलते हैं दैट हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को अगर हम सिंगल सेंटेंस में समझना चाहें, देन इट मीन्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है दैट लॉ इज द एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ सोशल कस्टम, इकोनॉमिक नीड्स, कन्वेंशंस, रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड रिलेशंस ऑफ द पीपल विद सोसाइटी। ठीक है, अब हिस्टोरिकल स्कूल का बेसिस क्या है? दे से दैट लॉ इज फाउंडेड एंड नॉट मेड। ये बोलते हैं कि लॉ जो है ना, इसको हम बनाते नहीं हैं, ये पहले से ही सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सो दे से दैट लॉ इज फॉर्मुलेटेड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। द बेसिक सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल इज the habits and customs of people which changes according to their needs and requirement। तो इसके हिसाब से कि जैसे जैसे लोगों का हैबिट्स एंड कस्टम चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से लॉ भी चेंज होता जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब देखो, जो हिस्टोरिकल स्कूल है ये बोलते हैं दैट लॉ इज द क्रिएशन ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन लोकल सिचुएशंस एंड कंडीशंस ऑफ पीपल। Law is not found by any political superior but found and given by people। तो इनके हिसाब से लॉ जो है वो पॉलिटिकल सुपीरियर में नहीं पाया जाता है, बल्कि जो पीपल है वो खुद ही लॉ बनाते हैं। अब एनालिटिकल स्कूल में हमने क्या पढ़ा था? दैट सोवरेन ही लॉ बनाता है, लेकिन ये जो थ्योरी है ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्ट वो नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से पीपल ही लॉ बनाते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल people holds the bigger position than the sovereign। okay, and इनके हिसाब से जो legislation and codification of laws है वो highly valuable है। साथ ही ये भी बोलते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती जाएगी वैसे वैसे जो लॉज है वो इवॉल्व होते जाएंगे। अब देखो, हिस्टोरिकल स्कूल का ओरिजिन कैसे हुआ? बेसिकली दो मेजर रीजन थे। एक तो है जो नेचुरल लॉ स्कूल का जो थ्योरी है दैट लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिवाइन पावर, इन्होंने ये थ्योरी को भी रिजेक्ट किया। प्लस जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ का जो थ्योरी है दैट सोवरेन कमांड इज लॉ, उन्होंने इसको भी रिजेक्ट किया। अब देखो, हिस्टोरिकल स्कूल के चार बेसिक प्रिंसिपल है। हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है पास्ट के बारे में। इनके हिसाब से लॉ जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज में प्रिवेलेंट है और वहीं पर ही लॉ मिलता है। सेकेंड, ये बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ लॉ। इनके हिसाब से लॉ जो है वो ऑर्गेनिकली ही ग्रो करता है। लॉ ऑल ऑफ अ सडन नहीं बनाया जाता, बल्कि धीरे धीरे बायोलॉजिकली ही ग्रो करता है। थर्ड, इनका बेसिक प्रिंसिपल है दैट लॉ रूटेडनेस इन सोशल फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल लॉ जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी में ही डीप रूटेड है। एंड लास्ट, ये बोलते हैं दैट लॉ यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, ये नॉन यूनिवर्सल है। इसका मतलब ये होता है कि हर अलग अलग सोसाइटीज में अलग टाइप के हैबिट्स या लैंग्वेज मैनर्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली ही लॉ उस कम्युनिटी के हिसाब से ही फॉर्म होता है। एंड दिस इज व्हाई लॉ इज अ नॉन यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो, हिस्टोरिकल स्कूल के भी ना काफ़ी ज्यूरिस्ट है। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ये जर्मनी में थे, देन यूके एंड फ्रांस में। ठीक है, अब देखो, ऐसे तो ये सारे ज्यूरिस्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ सेविग्नी, पुक्ता, बर्ग, मेन एंड मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं मॉन्टेस्क्यू में। अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू ही फर्स्ट ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड यूज किया था लीगल इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए। इसीलिए इनको बोला जाता है फोर रनर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब मॉन्टेस्क्यू जो है ना, ये लॉ को ज्योग्राफी एंड सोसाइटी से रिलेट करते हैं। अब इनकी थ्योरी को हम ऐसे समझते हैं,
अभी देखो हमें ये पता है कि एक मैरिजेबल एज मेन का है 21 ईयर्स एंड वीमेन का है 18 ईयर्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि इन दोनों जेंडर का एक ही एज कर दे, दैट इज 21 ईयर्स। लेकिन क्या गवर्नमेंट बिल ला पा रही है? नहीं। अब देखो मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं कि हम अगर सडनली लीगल चेंजेस लेके आएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन सोसाइटी को हम धीरे धीरे रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और जब सोसाइटी प्रिपेयर हो जाएगी उस लीगल चेंज के लिए, देन वी कैन इम्प्लीमेंट लीगल चेंजेस। तो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू ने आइडियाज एंड मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे इन्होंने लॉ को कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल फैक्टर्स से रिलेट किया, और यही जो स्टडी है आइडियाज एंड मेथड्स का, दिस बिकेम सेंट्रल पार्ट टू द हिस्टोरिकल स्कूल। अब देखो मॉन्टेस्क्यू के हिसाब से बहुत ही इररिलेवेंट है कि हम ये डिस्कस करें वेदर अ लॉ इज गुड और बैड, क्योंकि ये जो लॉ है वो ऑलरेडी एक सोसाइटी के सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड है। ये बोलते हैं दैट लॉ इज द क्रिएशन ऑफ द क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। या 1 मार्क के लिए याद रखना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू के हिसाब से लॉ जो है इट मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब इन्होंने ये जो अपनी थ्योरी है अपनी बुक एस्पिरिट दिस लॉज, दैट इज द स्पिरिट ऑफ लॉज में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है एडमंड बर्ग। अब इन्होंने कंसिडर किया दैट इवोल्यूशन ऑफ लॉ एज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन बिलीफ, फेथ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी एज अ होल। अब देखो इनके हिसाब से लॉ जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता जाता है, ऑल ऑफ अ सडन हम कोई लीगल चेंज नहीं ला सकते। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इन द बुक रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जहाँ पर इन्होंने कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस दिया था इन द ग्रोथ ऑफ लॉ। अब देखो जो ट्रिपल तलाक जो आया था बिल, वो भी एक ग्रेजुअली लीगल चेंज ही था, एंड जो हिंदू मैरिज से रिलेटेड जितने भी लॉज है ये भी धीरे धीरे अमेंड होते गए हैं, एकदम से कोई भी चेंज नहीं लाया गया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ही चेंजेस आते गए हैं। तो यही है एडमंड बर्ग की थ्योरी। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्ल वॉन सेवेग्नी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से आप समझना। अब सेवेग्नी को बोला जाता है फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल, एंड इन्होंने 3 मेजर बुक्स लिखी थी, दैट इज लॉ ऑफ पोजेशन, हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडल एजेस एंड सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। अब देखो सेविग्नी के टाइम में उस समय क्या हो रहा था, जर्मनी में ना काफ़ी ऐसे लॉज थे जो कोडिफाई हो रहे थे, एंड यही जो कोडिफिकेशन है सेविग्नी ने डिसरिगार्ड किया था, एंड वो लॉज के कोडिफिकेशन के अगेंस्ट में थे। ठीक है, इन्होंने कहा दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स स्पिरिट, एंड फॉर हिम लॉ का जो सोर्स है वो है इन द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, दैट इज वॉल्गिस। ठीक है, इनकी थ्योरी को वॉल्गिस थ्योरी भी बोला जाता है। अब देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब इंडिया में ना अलग अलग काफ़ी मैरिज लॉज है, पर्सनल लॉज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। हिंदूज के लिए अलग मैरिज लॉज है एंड मुस्लिम्स के लिए अलग मैरिज लॉज है। अब ये क्यों है? अब वॉल्गिस की थ्योरी के हिसाब से लॉ जो है इट शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अब इंडिया में काफ़ी सोसाइटल वैल्यूज है, इसी कारण से अलग अलग पर्सनल लॉज भी एग्जिस्ट होते हैं। अब देखो काफ़ी इंडिया में ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बीफ बैन किया गया है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो लोगों के बिलीफ है उसको रेस्पेक्ट करते हुए बीफ को बैन किया गया है। लेकिन वहीं अगर आप केरला चले जाओ या पुडुचेरी चले जाओ तो वहाँ पर बीफ बैन नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों की बिलीफ नहीं है। तो यही जो आइडिया है दैट लॉ शुड रेस्पेक्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल इज द वॉल्गिस थ्योरी, कि जनरल कॉन्शियस क्या बोलता है लोगों का। ठीक है, तो सेविग्नी बोलते हैं लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि लॉ का ना एक नेशनल कैरेक्टर होता है, जैसे एक लैंग्वेज सोसाइटी में डेवलप होता जाता है उसी हिसाब से ही लॉ भी डेवलप होता जाता है। हर सोसाइटी में ना लैंग्वेज, मैनर्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, उसी तरीके से लॉ भी एस्टैब्लिश्ड ही है। अकॉर्डिंग टू सेविग्नी लॉ, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड गवर्नमेंट, इनका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सारे एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू सेविग्नी लॉ ग्रोज विथ नेशंस, तो जैसे नेशन का ग्रोथ होगा उसी के अकॉर्डिंगली लॉ भी ग्रो करेगा, एंड जैसे ही नेशन का डाउनफॉल होगा तो लॉ का भी डाउनफॉल होगा। ठीक है, अब सेविग्नी ये भी बोलते हैं दैट early development of law is spontaneous and later developed by jurists। जो early stages है initially law जो है ये spontaneously ही develop होता है, लेकिन बाद में जैसे ही society एक certain stage of civilization में पहुंच जाएगी
तब वहाँ से डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो डिफरेंट ब्रांचेस है ये स्पेशलिस्ट या ज्यूरिस्ट इसको स्टडी करते हैं। फिर सेविग्नी बोलते हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं इनके डबल एग्जिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो पॉलिटिकल एलिमेंट एंड दूसरा टेक्निकल एलिमेंट। अब जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो जनरल नेशनल लाइफ से डील करता है एंड जो टेक्निकल एलिमेंट है वो जो ज्यूरिस्ट है या स्पेशलिस्ट है वो उससे डील करते हैं। So these different branches and subjects become richer in ideas, more complete and technical, and assumes double existence. One on the one side a general national life, इसको हम बोलते हैं political element, and on the other side the distinct science of jurist, इसको हम technical element बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेविग्नी की जो थ्योरी है इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म्स फेस करना पड़ा। ऑल्दो सेविग्नी ने अपनी क्रिटिसिज्म्स को एक्नॉलेज नहीं किया। इनका फर्स्ट क्रिटिसिज्म है दैट कि इनकी जो थ्योरी है ना ये बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। अब ये इनकंसिस्टेंट कैसे है, देखो एक तरफ तो सेविग्नी ये बोल रहे हैं कि लॉ जो है ये वॉल्गिस दैट इज पॉपुलर कॉन्शियसनेस में डिपेंड करता है, एंड दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि जो रोमन लॉ है ये यूनिवर्सल है और हम इस रोमन लॉ को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्रिटिसिज्म है दैट वॉल्गिस नॉट द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ। अब सेविग्नी ने जो बाकी दूसरे सोर्सेस ऑफ लॉ है उनको ये कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिए। इनके हिसाब से जो पॉपुलर कॉन्शियसनेस है सिर्फ वही सोर्स ऑफ लॉ है। अब देखो ऐसे नहीं होता है, लॉ के डिफरेंट सोर्सेस भी है। अब जैसे इंडिया में एबॉलिशन ऑफ सती या फिर विडो री मैरिज एक्ट जो लाए गए थे ये पॉपुलर कॉन्शियसनेस या फिर वॉल्गिस में डिपेंडेंट नहीं थे, बल्कि एक्ट्स के थ्रू ही ये चेंजेस लाए गए थे। सो इसके बेसिस में भी सेविग्नी को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। नेक्स्ट है कस्टम्स नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन पॉपुलर कॉन्शियसनेस। अब सेविग्नी ने जो बोला है कि कस्टम्स हमेशा पॉपुलर कॉन्शियसनेस में ही डिपेंड करता है, उसी पे ही बेस करता है, ये बहुत ही रॉन्ग है। जरूरी नहीं है कि कस्टम्स पॉपुलर कॉन्शियसनेस में ही डिपेंड हो। कई बार जो है लोग कस्टम्स को इमिटेट भी करते हैं। अब इंडिया में कई सारे रीजन है, अब हर अलग अलग रीजन में अलग अलग कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। अब कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज एज अ कस्टम वो प्रिवेलेंट है एंड वो एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स या रीजन्स है जहाँ पर चाइल्ड मैरिज इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट जो है सेविग्नी ने दूसरे जो फैक्टर्स है जो लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको ये कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए। जो ज्यूरिस्ट है या फिर जजेस का जो रोल है लॉ को बनाने में या फिर जो स्ट्रगल बेस्ड लॉज होते हैं, सेविग्नी ने उनमें से एक भी फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया। अब फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ट्रेड यूनियन लॉज है, ये काफी एक लंबे और वायलेंट स्ट्रगल्स के बाद ही बनते हैं एंड ये जो चीजें ये कोई पॉपुलर कॉन्शियसनेस में डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेविग्नी ने ना कई चीजें एक्सप्लेन ही नहीं किया है। सेविग्नी का मेन फोकस था सिर्फ पॉपुलर कॉन्शियसनेस में। अब देखो लॉ जो है उसका एक डेवलपमेंट का एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है, एक कॉमन प्रोसेस होता है कि किस तरह से लॉ इवॉल्व होता जाएगा। ये जो चीजें हैं सेविग्नी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। एंड लास्ट है ज्यूरिस्ट पेसिमिज्म। अब सेविग्नी बोलते हैं कि लॉ को ना तभी बनाना चाहिए जब लोग रेडी हो, व्हेन पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट द लीगल चेंज। लेकिन देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसे भी लॉज लाए गए हैं या लीगल चेंजेस लाए गए हैं जिनकी नेसेसिटी है एंड उसमें पॉपुलर कॉन्शियसनेस नहीं होता है। अब जैसे आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल जो स्टेटस है वो हटा दिया गया। अब उस समय कोई भी पॉपुलर कॉन्शियसनेस नहीं था, बट फॉर द नेसेसिटी दिस चेंज हैज बीन मेड। अब देखो ऑल दो सेविग्नी की जो थ्योरी है उसमें काफी डिफेक्ट्स है, लेकिन स्टिल सेविग्नी की जो वॉल्गिस थ्योरी है उसके काफी कंट्रीब्यूशंस हैं इन द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब येरिंग बोलते हैं कि सेविग्नी की जो सबसे पहली बुक है दैट इज दास रेक्टस बेहटिसेस ट्रीटाइज ऑन पोजेशन और द जस्ट पोजेशनिस ऑफ द सिविल लॉ जो 1803 में लिखा गया था, वहाँ से मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्टार्ट हो गया था। अब इनके जो सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज हिज थ्योरी इज अ रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरल लॉ थ्योरी। अब इनकी जो थ्योरी है ना ये अभी भी अनइम्पेयर्ड है। इसका मतलब ये है कि अभी भी करंटली जो सेविग्नी की थ्योरी पॉपुलर कॉन्शियसनेस पे जो डिपेंड करती है वो अभी भी काफी ऐसे लीगल सिस्टम्स है जिसमें डिपेंड करती है और काफी ऐसे लॉज भी बनते हैं नेशंस में जो पॉपुलर कॉन्शियसनेस जिसको हम वॉल्गिस भी बोलते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन सेविग्नी का ये है कि सेविग्नी की जो थ्योरी है वो बाकी जो ज्यूरिस्ट है उस टाइम के काफी ज्यूरिस्ट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और फिर उन्होंने सेविग्नी की थ्योरी के बेसिस से ही अपनी थ्योरी डेवलप की। एंड लास्ट जो इनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज सीड फॉर इवोल्यूशनरी एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट। अब सेविग्नी ने जो लॉ एंड
पीपल का जो रिलेशनशिप डेवलप किया था, ये जो रिलेशनशिप है ये बाद में सोशियोलॉजिकल स्कूल का मेन प्रिंसिपल बन गया एंड इसीलिए सेविग्नी को कई बार सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। सो आई होप कि आपको मॉन्टेस्क्यू, बर्क एंड सेविग्नी की थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम पुख्ता एंड हेनरी मैन की थ्योरीज को डिटेल में समझेंगे। एंड अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए नेक्स्ट और कौन से वीडियोस आपको चाहिए। एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो भी वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।